हेलो फ्रेंड्स, मैं जूट वाली अंजलि और आज हम हैं जूट फॉर लाइफ सोशल में अपने नए पॉडकास्ट में, जिसमें एक खास मेहमान हमारे साथ है मैडम प्रीति एम शाह, जो कि लखनऊ की फर्स्ट फीमेल पैरा सेलर है, क्वालिफाइड पैरा ट्रूपर भी है और 60 घंटे का प्लेन चलाने का लाइसेंस भी है इनके पास। तो बहुत खास मेहमान है और मैम स्वागत है आपका जूट फॉर लाइफ सोशल के पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। और जूट फॉर लाइफ सोशल एक इनिशिएटिव है जहां पर हम लोग महिलाओं समाज को, समाज के लोगों से समाज की बेहतरी के लिए जोड़ते हैं, ताकि बहुत से लोग नहीं जान पाते एक दूसरे की सफलताएं नहीं जान पाते। तो जूट फॉर लाइफ ये सोशल काम कर रहा है। बहुत बढ़िया। तो आज आपका स्वागत है। तो आपसे शुरू करते हैं। तो आप ये बताइए कि जिस उम्र में लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं, तो उस वक्त आप आसमान में उड़ रही थी, तो ये कीड़ा कब काटा और कैसे काटा? जी, ये बात तो सच है कि जिस वक्त में मेरे सारे दोस्त गुड़ियों से खेल रही थी, उस वक्त मैं कुछ और ही सोच रही थी। और ये कीड़ा काटा ऐसे कि मैं एशियाड 82 में गई, पहले 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। तो वहाँ मैं एनसीसी, मुझे पहला मेरा वो एनसीसी से परिचय हुआ और मुझे लगा कि नेशनल कैडेट कोर किसी भी बच्चे का संपूर्ण विकास करता है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो तब से मुझे लगा मैं एक एनसीसी कैडेट बनूंगी। तब तक ये नहीं मालूम था कि आगे क्या रखा है मेरे लिए। और बस फिर मैंने, जैसे ही मैं 11th स्टैंडर्ड में आई, मैंने एनसीसी जब ज्वाइन करी, तो ये शायद ऊपर वाले ने ऐसा प्लान करा था कि मेरी टीचर हम लोगों को एक एग्जीबिशन में ले गई और वहां पैरासेलिस्ट का सिलेक्शन हो रहा था। तो उनका पहली रिक्वायरमेंट यही थी कि हमें लंबी लड़कियां चाहिए। तो मेरी टीचर ने तुरंत मुझे भेज दिया और बस उन्होंने जैसे ही मुझे भेजा, और वहां पर कुछ रोल्स होते हैं। रोल्स का मतलब ये होता है कि जब पैराशूट से आदमी नीचे आता है तो बहुत इम्पैक्ट होता है उसका गिरने का। तो अगर आपने अपने शरीर को नहीं बचाया तो आप गंभीर चोट लग सकती है आपको। तो आपको अपने शरीर को जो बचाने के तरीके होते हैं उनको रोल्स कहा जाता है। तो बस वहां पे कुछ रोल्स करके एक इंस्ट्रक्टर दिखा रहे थे, हमको वही डेमो करके दिखाना था। जो सही कर रहा था उसको सेलेक्ट करते जा रहे थे। तो बस आप समझिए कि एक के बाद एक मेरा सिलेक्शन हो गया और धीरे धीरे जब मैं सेलेक्ट होकर फाइनल स्टेज पे पहुंची तो मैं लखनऊ की पहली लड़की पैरासेलिस्ट और उत्तर प्रदेश की तीसरी लड़की बनी। अरे वाह! सन 1985 की बात है। तो पहला उड़ान भरा अनुभव वो कैसा था? डर था या जोश था? क्या था उस वक्त? अगर मैं सच कहूँ अंजलि, तो डर तो था नहीं, क्योंकि एकदम नई भी था। और उस वक्त देखिए ना सोशल मीडिया था, बहुत कम घरों में टीवी थे। सन 85 की बात कर रही हूँ मैं। तो मुझे पता भी नहीं था कि कैसे क्या होना है। जैसे जैसे हमारे इंस्ट्रक्टर थे हमें बताते गए, और हम उन्होंने कहा बेटा ये इस तरह हार्नेस पहन लो, पैराशूट आपके पीछे जुड़ा है और आपको एक जोंगा से खींचा जाएगा। लखनऊ के गुचरी ग्राउंड की बात है। और बस मैं उड़ गई और आसमान में जाके तो ऐसा लग रहा था कि मैं चिड़िया। और जब मैं लैंड करके नीचे आई, तब तक मेरे मदर फादर को भी कैसे पता होगा, कि सिर्फ मेरी एनसीसी टीचर जानती थी। और उस दिन मैं लखनऊ की पहली लड़की पैरासेलिस्ट बन गई। घर आके घर वालों को बताया तो बहुत ही अच्छा लगा, कह ही नहीं सकती हूँ कि क्या। तो वो आसमान में उड़ना और वो क्या अनुभव था, हम सब जानना चाहेंगे। अंजलि, बहुत अच्छा अनुभव था, लेकिन जो पैरासेलिंग है वो कुछ क्षणों की होती है, कुछ मिनट्स की होती है। राइट, मिनट्स भी क्या, कुछ सेकंड समझिए। लेकिन जो सही अनुभव मिला मुझे, वो तब मिला जब मैं सेलेक्ट होकर आगरा पैराट्रूपिंग के लिए गई। तो आगरा में पैराट्रूपिंग स्कूल में 1 महीने की बहुत सख्त ट्रेनिंग होती है। आप बीच में एक टेस्ट होता है, आप फेल हो जाइए तो आपको वापस बिस्तर बांध के भेज दिया जाएगा। अच्छा। और उस ट्रेनिंग को करके मैंने, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ? यस, दैट इज कॉल्ड पैराट्रूपिंग स्कूल। और वहीं पर फौज के लोगों को भी ट्रेन करा जाता है। तो क्या हुआ कि वहां पर AN-32 जो हवाई जहाज है, जो कि ट्रेनियर हवाई जहाज है, ट्रांसपोर्टर सॉरी, तो AN-32 से मेरी 3 जंप पैराशूट से। वो था रियल फीलिंग, क्योंकि मैं और पैराशूट और हवा, हमारे बीच में कोई नहीं। उसमें तो पहली जंप के समय सच में डर लगा। अच्छा। जब तक दरवाजा पीछे का खुल के आप कूदते नहीं है, आपको नीचे धरती छूटती दिख रही है और ये दिख रहा है कि आपके पीछे एक रक्सैक जैसा बैग है, बस जैसे पिट्ठू बैग होते हैं। वो खुला नहीं खुला, और हमें पता है कि ना खुलने के चांसेस बहुत मिनिमम होते हैं। बट एक अजीब सी एंजाइटी, एक डर कि हम अभी कूदेंगे, नीचे कुछ नहीं है, जमीन उतनी दूर है, हवाई जहाज भी चला जाएगा छोड़ के, वो फीलिंग अनोखी थी। लेकिन जब बाहर आ गए और जैसे ही झटके के साथ पैराशूट खुला,
तो लगा कि शायद हम नीचे ना आए, अब हम यहीं उड़ते रहे। और ये शायद उस वक्त आपको लगा कि डर के आगे आपकी जीत हो गई। आप विश्वास मानिए, पहली जंप में मैं जब तक कूदी नहीं थी मेरी आंख बंद। तो उस वक्त आप माउंटेन ड्यू के एड के लिए परफेक्ट थी। जी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको पता नहीं लगा कि वो मेरे पास तक आ जाए उसको लेने। जी। तो हमारे रूढ़िवादी समाज में जहाँ पुरुष प्रधान देश है, तो उस जमाने में आप 1985 की बात कर रही हैं। जी। पहली लड़की पैरासेलिंग, पैराट्रूपिंग की बात करना कैसा लगता था? क्या समाज का क्या रिएक्शन था आपके इस अचीवमेंट पे? घर का, रिश्तेदारों का कैसा लगता था? देखिए, घर का तो बहुत सपोर्ट था। मेरे पेरेंट्स हमेशा बहुत फॉरवर्ड लुकिंग थे और फादर बीएसएफ में थे, तो हमारे पेरेंट्स ने कभी भी, मतलब उन्हीं की सहयोग से, उन्हीं के सपोर्ट से मैंने ये सारा कुछ अचीव करा। पर जो आपने कहा रिश्तेदार, तो एक बड़ी अनोखी बात मुझे आज भी याद है कि कोई हमारे परिवार की एक बड़ी थी, उन्होंने मेरी मदर से कहा कि अरे इसको, मेरी मदर ने बड़े खुशी खुशी उनको बताया कि भाई ये अब जा रही है आगरा और ये हवाई जहाज से कूदेंगी। तो उन्होंने, उनका रिएक्शन क्या था कि अरे हवाई जहाज से कूदने को भेज रही हो, कल को हाथ पैर टूट गए तो लड़का नहीं मिलेगा। और अंजलि, आप समझिए कि मानसिकता समाज की कि सारा कुछ आपका कुल मिला के लड़का मिलना है। आप पैराट्रूपर बनेंगी या आपका एक उसमें करियर बनेगा या आप कुछ ऐसी विधा सीख रही हैं जिसमें लोग होते नहीं है, इनसे कोई वास्ता नहीं। तो मेरी मदर, जो कि बहुत ही शालीन थी, किसी को जवाब भी नहीं देती थी, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जीजी कोई बात नहीं, अगर इनकी किस्मत में ऐसा लिखा है तो सड़क पे चलने वालों का भी हाथ पैर टूट जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये उस लायक बन जाएंगी किसी को बिठा के लोगों को, 4 लोगों को खिला सकेंगी भविष्य में। बहुत बढ़िया। So that was her, forward looking answer. Yes. हमें ये भी पता चला कि आपने AN-32 विमान से एक नहीं 3 बार जंप लगाया है। जी। तो आप इतना उछल कूद कर रहे थे, तो ये सारे अनुभव शेयर करिए हमारे बच्चों के साथ, हमारे ऑडियंस के साथ, ताकि वो भी मोटिवेट हो सके कि ये उड़ने की फीलिंग क्या हो सकती है। हर कोई उड़ना चाहता है, बट असल का ये अनुभव आप थोड़ा सा शेयर करेंगे तो मोटिवेट होंगे हमारे बच्चे, लड़के लड़कियां जो भी इस लाइन में इंटरेस्टेड है। जी, देखिए, उड़ान सबके अंदर होनी चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। और वो चाहे हमारे हौसलों की उड़ान हो और चाहे वो वास्तविक उड़ान हो। जहां तक रहे सवाल, अब तो बहुत रास्ते खुल चुके हैं फौज में जाने के। बहुत सारे ऐसे विंग्स हैं जिनमें की लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं। और अभी आपने देखा राफेल उड़ाने वाली हमारी पहली लड़की के साथ हमारी प्रथम राष्ट्रपति मैडम भी, जी, उनके साथ थी। तो और हमारे वक्त में अनफॉर्चुनेटली मौके कम थे और बहुत सारे बैरियर्स थे। महिलाओं की एंट्री कई जगह पर बैन थी। तभी मैं आगे भविष्य में उस वक्त एक पायलट के तौर पे नहीं जा पाई, क्योंकि प्राइवेट पायलट के तौर पे पैसा बहुत महंगा था और किसी भी मध्यवर्गीय परिवार के लिए उतना पैसा कमर्शियल पायलट बनने के लिए बच्चे को देना संभव नहीं था। आपको मैं बताना चाहूंगी कि मुझे स्कॉलरशिप में 60 घंटे की फ्लाइंग मिली थी। तो उसको मैं सुपर क्रूजर ट्रेनियर हवाई जहाज होता है जो 2 सीटर होता है, तो मेरी सुपर क्रूजर में 60 घंटे की फ्लाइंग है। मेरे पास वो लाइसेंस है, लेकिन उस लाइसेंस का क्या कि जब तक आप कमर्शियल के लिए नहीं जा पाए। जी, और कमर्शियल आपको प्राइवेट करना होता था और बहुत महंगा होता था। तो कुल मिला के मेरी उड़ान वहीं पर रुक गई थी। पर हाँ, मैं तब तक एक पैरासेलिस्ट, एक पैराट्रूपर और एक ग्लाइडर पायलट, मतलब मैंने ग्लाइडिंग भी करी है। 208 लॉन्चेस है मेरी। जी, तो उसको एक और अचीवमेंट जुड़ गया। थैंक यू मैम। यस, और उसको रोहिणी कहते हैं उस ग्लाइडर को। तो मेरी ग्लाइडर पे भी 208 लॉन्चेस हैं। तो मैंने हवाई खेलों में 4 विधा में अचीव करा है। और मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि हवाई खेलों में एक लेडी 4 विधाओं में है, ऐसा मुझे लगता नहीं कि और कौन है, पता नहीं। जी, तो मैं तो कहती हूँ कि बच्चों को जरूर जाना चाहिए। और साहस एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर होता है, हम सिर्फ उसको दबा देते हैं। तो जिंदगी में कुछ भी करना है उसमें आपको रिस्क लेनी पड़ती है। रिस्क ऐसी नहीं है कि हम कान में लीड लगाकर रेलवे क्रॉसिंग पार कर ले। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम सेइंग कि अच्छा करो, इतना अच्छा करो कि आप समाज में जब कुछ करने जाओ तो आपको 2 बार नहीं सोचना पड़े कि हमें कुछ करना है तो हमारे पास वो माध्यम नहीं है। तो मैं बच्चों से और आज के यूथ से यही कहना चाहती हूँ। तो प्रीति मैम, उम्र का तो अंदाजा नहीं लग रहा आपकी, तो बट फिर भी जानना चाहूंगी, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो शेयर करें अपने हेल्थ सीक्रेट्स।
इन कंपैरिजन टू योर एज क्या है, कैसे आप इतना फिट रख रहे हो, मेंटेन रख रहे हो, और उड़ने की अभी भी क्षमता मुझे लग रही है कि अभी भी मौका मिले तो मुझे लगता है आप पैराशूट और प्लेन दोनों में से कोई एक चुन ही लेंगी। तो कुछ हेल्थ के बारे में बताइए, क्योंकि आजकल जैसी लाइफस्टाइल हो गई है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है और लोग आलस कर जाते हैं, 2 दिन गए तीसरे दिन नहीं गए। उस बारे में कुछ अगर मोटिवेट करेंगे ऑडियंस को तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी उनके लिए। हाँ, ये तो आपने अच्छी बात कही और मुझे बिल्कुल भी कोई गुरेज नहीं अपनी उम्र बताने में। तो मैं 55 साल की हूँ और इस दिसंबर में 56 साल की हो जाऊंगी। तो मैं 69 बॉर्न हूँ। और देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया कि मैं एनसीसी कैडेट थी, वही कीड़ा जो काटा था एनसीसी का। तो पता है, एनसीसी में रहकर हमको शारीरिक हमारा जो ध्यान है और हमें मानसिक हेल्थ पे और शारीरिक हेल्थ पे, वो भी हमारा एक पार्ट हो जाता है जिंदगी में। अब वो बात अलग है कि कोई इसको लेके चलता है, कोई छोड़ देता है। मैं लेके चली। मैंने हमेशा अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दिया और जब बच्चे छोटे थे तब भी मैं ब्रिस्क वॉकिंग के लिए जाती थी। जब बच्चे बड़े हो गए तो मैंने जिम जाना शुरू कर दिया। मैं रेगुलर जिम जाती हूँ और साथ में मेरे बच्चे भी जाते हैं। मुझे याद है आपने कहा था कि मेरा दिन आज भी जिम से ही शुरू होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं, थैंक यू वेरी मच कि आपको मेरी बातें इतनी याद है। तो और दूसरा मेरा खाना पीना भी, मतलब मैं घर का खाना खाती हूँ और हेल्दी चीजें खाती हूँ और खुश रहने की कोशिश करती हूँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है अंजलि कि जो इस धरती पे आया है सबके पास अपने चैलेंज है, लेकिन हम सिर्फ चैलेंज लेके रहे ये मुश्किल है। तो मैं खुश इसलिए रहना चाहती हूँ कि मेंटल हेल्थ अच्छी रहे और फिजिकल हेल्थ अच्छी रहे। जब मैं अपना कर पाऊंगी तभी मैं दूसरों का कर पाऊंगी। तो ये मेरा सीक्रेट है। और मेरा सबसे ज्यादा ये कहना है कि आजकल एक तो सेडेंटरी लाइफ है और लाइफस्टाइल है और प्लस खाना पीना भी नहीं ठीक है। तो हमें, अगर हम अपने, ये शरीर हमारा ये एक मंदिर है और ये एक मशीन है। अगर हम इस मशीन को ठीक से नहीं रखेंगे तो फिर इसके हर पुर्जे में जंग लगने शुरू लगेगी, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा दिमाग, जिसको कि ठंडा रखना बहुत जरूरी है, सीरियसली। हाँ, मैं जब आ रही थी तो मैंने देखा कि बहुत सारे डॉग्स आपके आगे पीछे थे, वो क्या था? ऐसा है कि ये हमारी जिंदगी का पार्ट है। तो मेरे घर के बाहर अगर आप शाम में आएंगी तो 9 बजे आपको दिखेगा कि 8 बोल लगते हैं और ये सारे बच्चे आके खाना खाते हैं। और ये हम 20-22 साल से कर रहे हैं। और छत पे चलेंगी तो वहां पर चिड़ियों के दाना, कबूतर का दाना और कौवे की रोटी और तोते भी आते हैं। तो ये हमारा एक जिंदगी का पार्ट है। तो इससे शायद मुझे लगता है हमारी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। मैं बाहर निकलती हूँ, वो सारे आ जाते हैं मुझे दुम हिलाते हुए, प्यार करने। तो वो निस्वार्थ है, पता है, वो आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस में प्यार करने नहीं आ रहे। तो ये मुझे लगता है मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज है। जी जी। तो इतनी लंबी जर्नी में, इतनी इंस्पायरिंग जर्नी में, ऐसा कोई व्यक्ति आपको लगता है जो आपके लिए हमेशा एनर्जी बूस्टर का काम किया और हमेशा आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी हो? देखिए, पहले तो मेरे पेरेंट्स यही काम करते थे और मेरे ब्रदर, क्योंकि उन लोगों ने बहुत हेल्प करा। मतलब मैं आज, जैसे तब हम बच्चे होते हैं और तब हम वो कंट्रीब्यूशन को समझ नहीं पाते, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उनका छोटा छोटा सहयोग मुझे उस टाइम, देखिए, बहुत पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं थे। मुझे हवाई अड्डे रोज जाना होता था क्योंकि मेरी फ्लाइंग वहां पर ही थी, ग्लाइडिंग भी वही थी। और एक 14 नंबर की बस जाती थी। अब आपकी बस छूट गई तो बर्लिंगटन चौराहे से एयरपोर्ट तक जाने का कोई साधन नहीं है, राइट? तो बहुत सारे टेम्पो बदल के जाना, ये तो मुझे आज भी याद है कि मेरे ब्रदर अपना सब कुछ छोड़कर स्कूटर से मुझे छोड़ने जाते थे। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरी मदर, मतलब मुझे आज तक नहीं याद है, हमारी वर्दी होती थी, उस पे पहले कलफ लगता था। तो क्योंकि आपको पता है ना कि जैसे फौजियों की वर्दी वैसे एनसीसी में भी इट शुड बी वेल केप्ट। तो मेरी मदर मेरी वर्दी तहाना, धोना, प्रेस करना, कलफ लगा के तैयार रखना, वो सब तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। और मुझे घर से 6 बजे निकलना होता तो वो बेचारी 5 बजे उठ के मेरा ब्रेकफास्ट बना के मुझे जगाती थी। और मेरे फादर मेंटली मुझे सपोर्ट करते थे। मतलब उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं बेटा ये मत करो, वो कहते थे बिल्कुल करो। और अगर मैं हौसला थोड़ा सा, मैं जैसे हारने लगती थी तो कहते थे अरे जब तक करोगे नहीं जानोगे कैसे? डर क्या चीज होती है? आगे बढ़ने की सोचो, तुम्हारा सिलेक्शन होगा। कितने बच्चे तो सपना देख रहे होंगे सिलेक्शन के लिए। सो दैट वे। और नाउ आफ्टर माय मैरिज आई हैव सीन दैट माय चिल्ड्रन आर सिमिलरली, या व्हाटएवर आई डू, you should do this, you should do that। मतलब
यूजुअली आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि नहीं तो ज्यादातर तो ये होता है कि अरे आप क्यों कर रही हैं। और मैंने मेरा जो दोनों बच्चे हैं उनको पैदा होने के बाद भी मैंने एक बार पैरासेलिंग करी है। अरे वाह। तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे और मैं गई थी दूरदर्शन की एक फिल्म शूट करने। तो पता नहीं मेरे मन में था कि अगर ये मुझे चांस दे देंगे तो मैं कर लूंगी। और ऑब्वियसली कि उन्होंने कहा अरे प्रीति एक, क्योंकि पैरासेलिंग के लिए आपको कोई स्पेशल ट्रेनिंग तो करनी नहीं बार बार, तो उन्होंने कहा अरे प्रीति आप उड़ना चाहेंगी। तो मैं जानबूझ के घर से, आज आपको बता रही हूँ ज्योति, सॉरी आपको बता रही हूँ अंजलि, कि मैं घर से स्पोर्ट शूज पहन के गई थी जानबूझ के, क्योंकि बिना स्पोर्ट शूज के आप लैंड नहीं कर पाओगे ना। तो मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो मैं फॉर्मल्स पहन के जाऊँ वहां वही चक्कर में रुक जाऊं। और उन्होंने सचमुच मुझसे पूछ लिया कि मैम आप एक उड़ा लेंगी। मैंने कहा हाँ हाँ। और मेरा बेटा 6 मंथ का था छोटा वाला, और बड़ा वाला 6 years का था। बड़े वाले को तो उन्होंने जीप पे बिठा के कहा आओ दिखाए तुम्हारी मम्मा वो उड़ने जा रही है। क्या मोमेंट रहा सीरियसली। तो अगर एक शब्द में मैं कहूँ तो आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करें? So I'm a very, disciplined and happy-go-lucky kind of a person. Discipline, why I said discipline? क्योंकि मैं अनुशासित हूँ और अनुशासन पसंद करती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा उनसे दिक्कत होती है जो बड़े लेट बैक टाइप के वैसा, तो वो मुझे वहाँ लकीली मैं टाइम पर आ गई थी। थैंक यू सो मच। अगर मैं आपको 1 मिनट टाइम हो तो एक बात बताऊँ इसी से कनेक्टेड, कि पैराट्रोपिंग पैरासेलिंग वाला मेरे सब्जेक्ट के लिए अखबारों ने मेरे बहुत इंटरव्यू छापे। तो एक बार हिंदुस्तान टाइम्स के एक आ रहे थे जर्नलिस्ट, तो उन्होंने मुझे 1:30 बजे का समय दिया। तो तब बहुत पुरानी बात है, 2008 में उन्होंने मेरा इंटरव्यू दिया था। तो उन्होंने, मैंने कहा ठीक है। अब साहब 1:30 बज गया, 2:30 बज गया, भाई साहब आए नहीं। और ये कोई मोबाइल वाला समय नहीं था, इतना लैंडलाइन था हमारे घर। वो आराम से 3, 3:30 बजे शायद आए। एंड यू वोंट बिलीव अंजलि, आपका इंटरव्यू लेने कोई आ रहा है तो आप उसे सर आंखों में बिठाएंगे। पर प्रीति एम शाह, नोइंग प्रीति एम शाह, मैंने जैसे गेट खोला उन्होंने कहा जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बट यू आर वेरी लेट। अब वो बेचारा हड़बड़ा गया। खैर कोई बात नहीं, वो आके बैठे, उन्होंने इंटरव्यू लिया, बात खत्म हो गई। आज मतलब वो मुझे बहन और मैं उन्हें भाई मानती हूँ। तो वो बाद में मेरे बच्चों को बता रहे थे, कहते ये पहला आदमी था जहां मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ वो सर आंखों में बिठाते चाहे मैं 8 घंटा लेट जाऊंगा। और इन्होंने आते ही मुझे गेट पे ऐसा शर्मिंदा करा कि मुझे लगा कि अरे मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। तो मैं आज भी टाइम से पहुंचने के लिए जानी जाती हूँ हर जगह। तो हमने सुना आजकल बाला फाउंडेशन के बारे में जी, क्या है ये बाला फाउंडेशन? अंजलि 23 साल पहले मैं ऐसे लोगों के लिए ना कुछ सपोर्ट करती रहती थी। किसी की कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें मैं जाकर उनको कुछ लिख कर दे दिया, एंकरिंग कर दी, महिलाओं को व्यवस्थित करके मोबिलाइज कर दिया। तो एक हमारे वेलविशर थे, उन्होंने कहा प्रीति तुम जो करती हो उसका फायदा कोई और उठा के ले जा रहा है, कभी तुमने इस ओर ध्यान दिया? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा अगर तुम्हें समाज के लिए करने का मन है तो अपनी एक संस्था बना लो, जो करोगी कम से कम अपने स्तर पे करोगी, अपने नाम से करोगी। इस तरह से ये बेटर अवेयरनेस थ्रू लर्निंग एंड एक्सेस फाउंडेशन बाला ये बन गई। और उसके बाद से आज तक बाला जो है वो महिलाओं और बच्चों और के मुद्दे और पर्यावरण पे काम कर रही है। और जो काम हम कर रहे हैं वो हम मेनली कर रहे हैं व्यवहार परिवर्तन। इसका मतलब ये हुआ कि SBCC का मतलब होता है सोशल बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन। यानी किसी को अगर मैं जाकर एक किताब दे आऊं तो उसको लगेगा प्रीति मैम ने किताब दे दी, लेकिन मैं जाकर उसको एक ऐसी ज्ञान दे आती हूँ कि भाई तुम अगर साबुन से हाथ धो के खाना बना रही हो, साबुन से हाथ धो के अपने बच्चे को खाना खिला रही हो, तो आपके घर में बीमारी कम आएंगी। तो ये जो चीज है, ये छोटे छोटे व्यवहार परिवर्तन से और बीमारी कम आएंगी तो डॉक्टर का पैसा बचेगा, तो बच्चे को पढ़ा सकोगे, अपने घर में कुछ तुम पोषक तत्व वाला खाना खा सकोगे। तो ये जो व्यवहार परिवर्तन है ये हम स्लम्स में और महिलाओं के साथ और स्कूली बच्चों के साथ ये करते हैं। जी जी। मैंने सुना कि आप प्रोफेशनल ट्रेनर भी हैं। जी जी। तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। मैं ट्रेनिंग देने के लिए मैं 2 साल से नौकरी नहीं कर रही हूँ, तो बाला फाउंडेशन को देखती हूँ और फ्रीलांस ट्रेनर हूँ। तो मैं सरकारी स्कूल को, ICSE CBSE बोर्ड के टीचर्स को, इनको ट्रेनिंग देती हूँ। ऑफिसर्स मुझे बुलाते हैं। अभी मैं इसरो का लखनऊ में जो ऑफिस है, आइस ट्रैक बोलते हैं उसको, वहां के उनके एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग मतलब देकर आई।
अलग अलग विषय पे। कभी कोई मुझे साइबर क्राइम के लिए बुलाता है, टीचर्स के लिए अलग अलग विषय पे बुलाया जाता है, पेरेंट्स के बच्चों के लिए ट्रेनिंग करती हूँ, और ऑफिस स्टाफ के लिए पॉश ट्रेनर भी हूँ मैं। तो पॉश पे, चाइल्ड राइट्स पे और एसएमसी मेंबर्स के लिए, सबके लिए ट्रेनिंग करती हूँ। अब लास्ट में एक सिर्फ हम लोग रैपिड फायर सेशन करेंगे, देखते हैं आप क्या करते हैं। जी जी। तो मैम, यूनिफॉर्म या साड़ी? यूनिफॉर्म। फ्लाइंग या ट्रेनिंग? फ्लाइंग। एनसीसी परेड या पॉडकास्ट माइक? एनसीसी परेड। डिसिप्लिन या दोस्ती? डिसिप्लिन। आपके सक्सेस मंत्र? मेरा सक्सेस मंत्र है काइंडनेस इज नेवर आउट ऑफ फैशन। वेरी गुड। एक गलत फहमी जो लोगों ने हमेशा आपके बारे में पाली? लोगों को फर्स्ट इंप्रेशन में ऐसा लगता है कि मैं शायद बहुत गुस्से वाली हूँ और लोग मुझसे बात करने से थोड़ा कतराते हैं। पावर वर्ड फॉर 2025? स्ट्रेंथ। अपनी छोटी सफलताएं कैसे सेलिब्रेट करती हैं? खुश होकर, बच्चों के साथ थोड़ा सा कहीं घूमकर। सुबह चाय या कॉफी? चाय। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा दोस्तों। और अगर आपको भी अगर आपको प्रीति मैम की बातें अच्छी लगी हो, उड़ने की चाह जगी हो, तो प्लीज मैम बताइए इनको क्या करना है इस वीडियो में। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू मैम। Thank you very much. Thank you very much.